हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचिंग, पेट, आरओ, एआरओ, सभी स्टेट के पीसीएस एग्जाम, यहाँ तक कि पुलिस और डिफेंस भी यहाँ तक कि इसमें कवर होते हैं। तो हम लोग पॉलिटी का सेक्शन शुरू कर चुके थे और पॉलिटी के हमने भारतीय संविधान के विकास का परिचय का पार्ट 1 पढ़ चुका था। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का और 1853 का। तो दोस्तों, हम लोग आज 1858 के भारत शासन अधिनियम से पढ़ेंगे। क्योंकि जो पूरा रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको मुख्यतः दो भागों में बांटकर हम लोग देखते हैं। एक 1773 से लेकर के 1853 के एक्ट तक और दूसरा 1858 से लेकर के 1947 अधिनियम तक। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 1857 में भारत की क्रांति होती है। तो क्रांति के बाद शासन का परिवर्तन होता है, कंपनी का शासन हट जाता है और फिर प्रत्यक्ष रूप से जो है ब्रिटिश संसद जो है भारत में शासन करती है। तो दोस्तों, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके तहत जो प्रमुख प्रावधान किया गया था उसमें था कि भारत का शासन यहाँ से कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। अब 57 की क्रांति होती है, तो 57 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद जो है कंपनी का शासन भारत से हटा देती है और सीधा शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। अब इसके बाद दूसरा जो प्रावधान था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन कब किया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन 1784 के अधिनियम के तहत किया गया था। आपको ध्यान होगा, हम लोग कल क्लास में पढ़े थे। तो 1784 के अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था, लेकिन 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को समाप्त कर दिया गया था। और इसके तहत एक प्रावधान और किया गया था कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। अब वायसराय कर दिया गया और उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लगभग लोग सोचते होंगे, याद लगा देंगे यहां से, लॉर्ड डलहौजी। लेकिन ऐसा नहीं है। लॉर्ड डलहौजी के कारण 1857 की क्रांति हुई थी, परंतु 1857 के बाद जो 1858 का अधिनियम आया था, उसमें जो है कैनिंग गवर्नर जनरल था और कैनिंग उस हिसाब से देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ और प्रथम वायसराय हुआ। अब यहां से एक चीज और उठता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो स्वतंत्रता के बाद है। जब यहां पर ये शब्द हमको मेंशन करना है, यहां पर शब्द हमको ध्यान देना है कि स्वतंत्रता का। स्वतंत्र भारत आएगा तो माउंटबेटन और राजगोपालाचारी पर आंसर जाएगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। परंतु भारत का अंतिम गवर्नर जनरल यहां से लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल। तो दोस्तों, उसके बाद इसमें एक प्रावधान किया गया, जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का समाप्त कर दिया गया, तो उसकी जगह पर एक भारत परिषद संस्था का गठन किया जाता है और उसमें 15 सदस्य होते हैं। 8 सदस्य और 7 सदस्य बटे होते हैं। इसमें 8 सदस्यों का जो चुनाव होता है, 8 सदस्यों को जो नियुक्ति होती है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता है और 7 सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो कंपनी का भारत में शासन प्रशासन चलाने के लिए भारत परिषद का गठन किया गया था। चूंकि जो 1784 में गठित किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उसको समाप्त कर दिया गया था, इसीलिए कुछ न कुछ कोई ऐसी संस्था चाहिए जो चलाने के लिए हो शासन। और भारत में मंत्री पद का सृजन किया गया। यहां से ध्यान देने वाली बात है, तो जो मंत्री पद का सृजन किया गया था और एक भारत परिषद, ये जो 8 सदस्य और 7 सदस्य लिखा हुआ है, ये भारत परिषद है और मंत्री परिषद अलग है। ठीक। और दूसरी चीज थी इसमें कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रिमंडल में, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य राज्य सचिव के रूप में रखा गया था। राज्य सचिव के रूप में उसकी नियुक्ति की गई थी और चूंकि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था तो उसकी जवाबदेही किसके प्रति बनती थी? वो उत्तरदायी किसके प्रति होता था? उसको अपने कार्यों के प्रति जवाब किसको देना होता था? ब्रिटिश सरकार को, ना कि भारत के गवर्नर जनरल को। यहां से ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो जो राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी वो किसके प्रति उत्तरदायी थी? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी। हमको यहां से ये चीज ध्यान देनी है। ठीक। और इसमें क्या था, चूंकि 1857 की क्रांति होती है
तो 1857 की क्रांति में जो है मुगल सम्राटों का भी योगदान होता है, तो मुगल सम्राट के पद को यहाँ समाप्त कर दिया गया था और राज्यों का विलय भी अब नहीं होगा, ऐसा कहा गया था, ऐसा प्रावधान था कि राज्यों का विलय नहीं होगा और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। अब मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था और जो मुगल सम्राट के अंतिम शासक थे, अंतिम सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उनको रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। उनकी जो मृत्यु हुई थी, उनके अंतिम सांसें जो है रंगून में ही बीती थी और उसी का दुख प्रकट करते हुए उन्होंने एक शायरी या एक कथन लिखा था कि कितना बदनसीब है तू गालिब कि तुझे 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। तो हम लोगों ने ये देखा 1858 का अधिनियम। तो 1858 के अधिनियम को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही इसी तरीके से हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं या सब टॉपिक पढ़ते हैं उसका रिवीजन करते हैं। तो 1858 के अधिनियम में चूंकि सत्ताओं की क्रांति हुई थी, तो भारत में शासन सत्ता का परिवर्तन हुआ, कंपनी से शासन को हटाया गया और डायरेक्ट ब्रिटिश संसद का शासन स्थापित हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर समाप्त हो गए। वायसराय का नाम बदलकर गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग आता है। भारत में मंत्री पद का सृजन किया गया और भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद में 8 सदस्य और 7 सदस्य, 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा, 7 सदस्य निदेशक मंडल के द्वारा नियुक्त होते थे और शासन संचालन करने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह होती थी। ठीक, और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यों के विलय को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो अब हम लोग अगला पढ़ते हैं, ऐसे ही रिवीजन करते हैं। ठीक, अब हम लोग अगला पढ़ते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। अब देखिए, फिर कार्यकारिणी परिषद आई, 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। अच्छा, हम लोगों ने पहले ये देख लेते हैं कि कार्यकारिणी परिषद में कब कब कितने कितने सदस्य जुड़े घटे। तो सबसे पहले 1773 में 4 सदस्य थे, 1784 में 3 सदस्य हुए, 1833 में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य आया, 1833 में 4 सदस्य हो गए। उसके बाद 1861 में फिर 5 सदस्य हो गए। ठीक, अच्छा, इसके पहले आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को विभाजित किया गया, विधायी परिषद और प्रशासनिक परिषद में, और यही प्रशासनिक परिषद जो था ये कार्यकारी परिषद हो गई। ठीक, तो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब चूंकि कार्यकारिणी परिषद और विधायी परिषद 2 हो गई, तो भाई कार्यकारिणी परिषद में कुछ सदस्य होंगे तो जाहिर सी बात है विधायी परिषद में भी कुछ सदस्य होंगे। तो इसमें क्या किया गया, इस एक्ट में विधायी परिषद की सदस्यों की न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम संख्या 12 कर दी गई। अच्छा, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि 1853 के अधिनियम में 6 सदस्य विधायी परिषद में होंगे और 6 के 6 सदस्य ब्रिटिशर्स होंगे। ठीक, लेकिन इसमें कहा गया न्यूनतम 6 सदस्य होंगे और अधिकतम 12 सदस्य होंगे। ठीक, और इसके तहत क्या किया गया, विभागीय सिस्टम की शुरुआत की, पोर्टफोलियो सिस्टम की। ठीक है, और पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत इसमें की गई है। फिर इसके बाद सबसे मुख्य चीज आती है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। अब हम लोग जब पहले पढ़े थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, कि उसमें यह प्रावधान था कि बंबई और मद्रास के लिए जो कानून बनाने की शक्ति थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। तो गवर्नर जनरल के पास आ गई थी शक्ति, कलकत्ता के गवर्नर जनरल के पास आ गई थी या बंगाल के गवर्नर जनरल के पास आ गई थी। अब इसमें जो था, इस प्रावधान में 1861 के शासन अधिनियम में बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को मद्रास और बंबई के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति वापस कर दी गई। ठीक, तो जब शक्ति वापस कर दी गई तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, ये पढ़ लिए। तो अब क्या था, अगला पॉइंट क्या है, इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई गवर्नर जनरल को, मतलब वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। और अध्यादेश की शक्ति केवल 6 महीने, मतलब स्थायी था, अस्थायी समय के लिए नहीं। अब देखिए, वर्तमान समय में जो वर्तमान संवैधानिक प्रणाली है भारत में, इसमें जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं 6 महीने 6 सप्ताह अधिकतम। इसमें क्या था कि अध्यादेश 6 महीने के लिए, 6 माह के लिए या 6 महीने के लिए जारी कर सकता था। अब आगे आता है कि अस्थायी समय के लिए, फिर ऐसे ऐसी चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। अब इसमें पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अब अगला है, इसमें अगला पॉइंट क्या है कि विधान परिषद, जो वायसराय होता था, वायसराय या गवर्नर जनरल को विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी दी गई। जब विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई तो बंगाल, पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, मतलब एक इस कोने बंगाल,
एक इस कोने पंजाब और पंजाब के ऊपर या पंजाब के उधर बगल में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में जो है वायसराय ने विधान परिषद या विधायी परिषद की स्थापना करी। और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की यहीं से शुरुआत होती है, चूंकि विधायी परिषदों का गठन वायसराय के हाथ में दे दिया गया, तो इस लिहाज से हम समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई इस अधिनियम के तहत। और इसमें जो मुख्य बात यह है कि वायसराय को कुछ भारतीयों को विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित करने की व्यवस्था की गई। अब ये देखिए, अब हम लोगों ने 1853 के एक्ट में पढ़ा था कि वायसराय गवर्नर जनरल 6 सदस्य नियुक्त करेगा, तो 6 के 6 सदस्य ब्रिटिश होंगे। यहां पर कुछ भारतीय मनोनीत हो रहे हैं तो गैर सरकारी सदस्य के रूप में। देख रहे हैं विकास का क्रम, कैसे कैसे भारतीयों को शासन सत्ता में भागीदारी मिलना शुरू हो रही है। तो ऐसे ही, और कैनिंग ने 3 भारतीयों को मनोनीत किया। 3 भारतीय कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे। तो संवैधानिक विकास जो भारत में हुआ है ये एक चरण दर चरण हुआ है। ऐसे यदि हम एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमको चीजें जल्दी याद होंगी। ठीक, अब जैसे 1861 का अधिनियम आया, अब 1861 के अधिनियम में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है, फटाफट। तो संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। विधायी परिषद में न्यूनतम 6 अधिकतम 12 थी, ठीक है। विभागीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई, विकेंद्रीकरण कर दिया गया, पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, वायसराय को विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई, और विधान परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत करने की भी शक्ति दी गई। ठीक, तो कितना समय लगा? बिल्कुल समय नहीं लगा, और हम लोगों को चीजें याद भी आसानी से हो जाती हैं। ठीक है, अब अगला अधिनियम पढ़ते हैं, 1873 का अधिनियम। 1873 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। ठीक, और औपचारिक रूप से इसे 1 जनवरी 1884 को भंग भी कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगला अधिनियम आता है इसमें 1876 का अधिनियम। 1876 के अधिनियम में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। इस समय वायसराय था लॉर्ड लिटन, और उस समय भारत में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन एक दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, भव्य दिल्ली दरबार, जहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अकाल सहायता के लिए ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। तो ये यहाँ पर एक भारत की सामग्री महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम अगला अधिनियम पढ़ते हैं, 1892 का अधिनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है ये भी, विकास दर को समझने के लिए, संवैधानिक विकास दर को, संवैधानिक विकास की अवस्था को समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है 1892 का अधिनियम। इसमें क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। अब देखिए, चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष हुई। 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी सदस्य नामांकित किए गए, इसमें अप्रत्यक्ष हुए। और 1853 में 1853 के अधिनियम में सारे के सारे सदस्य, 6 सदस्य ब्रिटिशर्स थे। पहले ब्रिटिशर्स, फिर भारतीय आए, लेकिन नामांकित गैर नामांकित के रूप में, गैर सदस्य के रूप में नामांकित हुए, गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित हुए, फिर आए अप्रत्यक्ष रूप में। ठीक, और इसमें एक प्रावधान किया गया बजट पर बहस करने की, और राजस्व और व्यय या बजट पर बहस करने की या कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। परंतु यहां पर क्वेश्चन पूछता है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न का मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, यदि किसी सदस्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर दे दिया जाता है, तो दिए गए उत्तर से संबंधित कोई दोबारा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ये होता है पूरक प्रश्न। ठीक, तो इसके तहत 1892 के अधिनियम के तहत पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। आगे आएगा पूरक प्रश्न कब पूछा गया है, यह 1909 में आएगा। ठीक है, तो 1892 में कुछ रिवीजन है ही नहीं, इसमें हो ही गया होगा रिवीजन। ठीक, अब 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है 1909 का अधिनियम। इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस समय भारत का वायसराय मिंटो था और भारत सचिव मार्ले था। ठीक है, ये भारत में सांप्रदायिकता को जनन करने वाला अधिनियम था, सांप्रदायिकता को पैदा करने वाला अधिनियम था। इस समय पृथक प्रतिनिधित्व, इस अधिनियम में पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। पृथक प्रतिनिधित्व में होता है मतलब मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसमें क्या था कि मुसलमान सदस्य ही मुस्लिम सदस्य को वोट दे सकते हैं, मतलब मुस्लिम सदस्य को मुस्लिम मतदाता ही वोट देंगे। ये था पृथक प्रतिनिधित्व। ठीक है, मतलब भारत में
विभाजन की नींव पड़ गई। जो 1947 में विभाजन हुआ उसकी नींव 1909 में अधिनियम के माध्यम से पड़ गई। हालांकि इसकी नींव तो बंगाल विभाजन में ही डाल दी गई, लेकिन अधिनियम के माध्यम से इस अधिनियम में नींव डाल दी गई। अब इसके तहत इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। अब इसके तहत पहली बार कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली। अब देखिए, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली। 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन थे। 1861 में पीछे जाएंगे, उसके गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था 3 भारतीयों को। और उसके पीछे जाएंगे 1853 के अधिनियम में 6 सदस्य थे, जो 6 के 6 सदस्य ब्रिटिशर्स थे। तो देख रहे हैं विकास, ये ऐसे ही है, ऐसे विकास अपना चलता चला आया है। अब इसके तहत एक प्रावधान ये भी किया गया कि भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की गई। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य की नियुक्ति की गई। और किस सदस्य के रूप में? विधि सदस्य के रूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, विधि सदस्य आया तो विधि से 1833 के अधिनियम में हम जाते हैं। 1833 के अधिनियम में 4 सदस्य हो गए थे। चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और एक विधि आयोग बनाया गया था जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। ठीक, तो यहां से ये चीजें हम रिलेट करके पढ़ लिए। जहां शब्द आए उसको तुरंत पीछे बैकग्राउंड में उसके चले जाइए, थोड़ा सा पेज पलट लीजिए, 10 सेकंड 50 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा और पूरा कॉन्सेप्ट जो भी कंफ्यूजन होता है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब पहली बार बजट पर, इसमें यह भी कहा गया बजट पर वाद विवाद करने, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। 1892 में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई थी, परंतु इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। समझ में आई बात? और मत देने का अधिकार भी दिया गया। और इसके बारे में सबसे कम समय तक चलने वाला यह अधिनियम था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा 1858 का अधिनियम, 1873, 1892, 1892 के बाद 1909 का अधिनियम। तो हम लोगों ने ये अधिनियम पढ़ लिए। तो दोस्तों, अब हम लोग आने वाले क्लास में 1919, 1935, 1947 का अधिनियम पढ़ेंगे। 10-20 मिनट की वीडियो होगी। तो दोस्तों, यहीं से इस क्लास को समाप्त किया जाता है। तो दोस्तों, अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और विश्वास मानिए कि जो कंटेंट है काफी रिलायबल कंटेंट है। एग्जाम में इससे बाहर जा ही नहीं सकता है, इस नोट से एग्जाम के बाहर नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।